हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। हमने CDP करी थी, ठीक है। तो आज हम हिंदी का सेक्शन करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे जो एस्टेट में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 का हमने पेपर शुरू करा हुआ था TJT साइंस का, उसी के कुछ हिंदी के क्वेश्चन है 15 एक वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। कुछ संज्ञाएं दी गई थी तो वर्ड दिए गए थे वो बताना था। तो उसमें ऐश्वर्य जो है किस भाववाचक संज्ञा का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। ईश्वर देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका निर्माण ईश्वर से ऐश्वर्य बना है। ऐश्वर्य जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और फिर आपको पता ही होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। बस व्यक्तिवाचक जो किसी एक व्यक्ति के बारे में स्पेशलिस्ट हो, जातिवाचक हो गया जैसे किसी समूह के बारे में, ठीक है। तो अब से संकेतार्थक वाक्य क्या है। संकेतार्थक वाक्य ये है कि संकेत करना किसी की तरफ, ठीक है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो ये संकेतवार्थक है, संकेतार्थक वाक्य है। फिर उसके बाद है प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित शब्द। प्रत्यय की दृष्टि से देखो, प्रत्यय क्या होता है जो लास्ट में लगकर शब्द का मीनिंग बदल देता है, और उपसर्ग क्या होता है जो स्टार्टिंग में लगकर शब्द का मीनिंग बदल देता है। तो प्रत्यय वे शब्द जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लेख प्लस अक, लेख तो शब्द है लेकिन अक क्या बनेगा, लेखक, ठीक है। तो ये अक क्या है, प्रत्यय है। विलीन में क्या है, प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित शब्द बताना था। तो कुछ शब्द गिवन थे, उसमें विलीन जो है वो शब्द क्या है, प्रत्यय की दृष्टि से गलत है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, ईन लग रहा है। ईन जो है कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है, वी जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वी प्लस लीन, विलीन, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, कुछ प्रत्यय होते हैं कुछ उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे अक तो है, इसका अर्थ होगा ना, और ईन का कोई अर्थ नहीं होता अकेला, तो ये कोई प्रत्यय नहीं है। इसमें विलीन, वी प्लस लीन, वी जो है हमारा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर समास विग्रह की दृष्टि से उचित क्या है। देखो समास विग्रह की दृष्टि से उचित शब्द बताना था। हाथ करंगा, हाथों से चलने वाला करघा में तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ये जो इसमें है हाथों से चलने वाला करगा, ये तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं ना, ठीक है। और इसमें भी वो होता है आगे तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बस 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल टॉपिक भी हिंदी के पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। और अनु उपसर्ग से निम्नलिखित नहीं है। देखो अनुदात जो है अनुपसर्ग से नहीं बना, क्योंकि अनुदात को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा अन प्लस उदात। तो न प्लस उ नु बना हुआ है, जो कि ये अनु नहीं है। अगर ये अनु होता तो ये हमारा शब्द करेक्ट होता। तो हमने बताना था कि अनुपसर्ग से निम्नलिखित शब्द नहीं है अनुदात नाम से। देखो ये अनु है ना, बट ये ब्रेक में अन प्लस उदात बन रहा है, तो इसलिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विकल्प का कथन गलत है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिकीय वर्णों से की जाती है। जो विसर्ग ध्वनि है, एक ना हमें सेंटेंस दिए गए थे तो बताना था कौन सा सेंटेंस गलत है। तो ये सेंटेंस गलत था, क्योंकि विसर्ग ध्वनि की गणना नासिकीय वर्णों से नहीं की जाती। विसर्ग क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये विसर्गीय शब्द होते हैं, विसर्ग के पीछे लगता है, और इसमें कोई हमारा नाक से हम नहीं बोलते, नॉर्मल ही बोलते हैं विसर्ग है। जैसे कोई भी शब्द हो गया संस्कृत का, बहुत सारे मिलते हैं जिसके पीछे विसर्ग लगता है, ठीक है। अब ये क्या है, री उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, मुर्दा। ये कुछ ऐसे उस क्वेश्चन में जो सेंटेंस गिवन थे तो उसमें एक ये सेंटेंस थे, ये करेक्ट सेंटेंस थे, तो मैंने इसको लिख दिया। इसके बारे में क्या, री जो है इसको मुर्दा, देखो अगर जीभ हमारे ऊपर तालू से टच हो रही है तो ये मतलब मुर्दा है, तो री शब्द। य और व जो है अधस्वर है, अर्धस्वर, और ड और र है उत्तिष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। और किस विकल्प में सभी विदेशी शब्द है, जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं।
जैसे किस्सा, स्कूल, हमला, ये सारे विदेशी भाषा के शब्द है। आपको पता है स्कूल इंग्लिश का वर्ड है ना, ये विदेशी में ही आएगा। जो मतलब नॉर्मल हम देशी शब्द होंगे जो देश में बोले जाते हैं, ठीक है। अब पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत शब्द बताना था। कोआ, कोआ का लिखा हुआ था प्रियक, मधुदूत, अतिसौरभ, जो कि गलत है, क्योंकि कोआ का तो काक भी नहीं इन्होंने लिखा, लेकिन ये सारे शब्द अलग किसी और के हैं। अतिसौरभ जो होता है आम का पर्यायवाची होता है, और जो मधुदूत है ये भी आम का पर्यायवाची है, तो ये इसलिए कोआ का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची वही शब्द एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे पक्षी का होगा विहग, खग, द्विज, कोआ का होगा काक, वायस, पिशुन आदि। जो पिछले सालों में रिपीटेड है, मैं वही पर्यायवाची लेके आई हूँ। आप मतलब कि अगर आप यही शब्द पढ़ लें, इनमें से क्या आप तक कुछ आ जाए, क्योंकि रिपीट होने के चांस होते हैं, या ये पैटर्न की, इस पैटर्न के आगे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आम का क्या होगा अतिसौरभ, रसाल, आम्र, मधुदूत, सहकार। किरण का ऋषि, मयूख, प्रभा। अहंकार का दंभ, दर्प, मद। जीव का वाचा, रसना, वाणी, ठीक है। अहंकार, दर्प, मद और जीव का वाचा, रसना, वाणी। उसके बाद किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। परिणामवाचक मतलब जिसमें किसी रिजल्ट की क्वांटिटी के बारे में बताया गया हो। देखो बहुत ओले गिरे, इसका मतलब क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे उसने 5 लीटर दूध लिया, 5 लीटर क्या हो गया, ये परिणामवाचक हो गया, ठीक है। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। इस मुहावरे का अर्थ, ये इसका मुहावरा बनाना था, तो डूबते को तिनके का सहारा। अगर डूबते को तिनके का सहारा का मतलब यही होता है कि विपत्ति में भी थोड़ी सी सहायता होना। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बतानी थी। मेरे को कुछ भी याद नहीं, जो कि गलत है। मेरे को कुछ नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, मुझे होता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। अब विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित बताना था। द्विशित्र का निश्चित था, जो कि गलत है। दुष्रित्र का सच्चारित्र है, ठीक है। बगीचे में मोर नाच रहे हैं, ये क्या है, कर्मक क्रिया है। ये कर्मक क्रिया नहीं थी। इन्होंने पूछा था कि ये सही है कि नहीं, कर्मक है या नहीं। बगीचे में मोर, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है। देखो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये, जिस क्रिया का कर्म ना होकर कर्ता तक ही सीमित रहे, मतलब कर्म नहीं हो रहा। अब वो बगीचे में मोर नाच रहे हैं, मोर तो नाचते ही है ना, तो वो कर्म नहीं कर रहे, वो तो नाच ही रहे हैं। अगर नाचने के अलावा खा रहे होते या कुछ ऐसा कर रहे होते तो हम कहते हैं हाँ कि कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कर्मक क्रिया है। बट ऐसा नहीं है, ये उनका नेचर के अकॉर्डिंग है ना, इसीलिए अकर्मक क्रिया है। पहले मुझे भी ये लगा था कर्मक है, क्योंकि कर्म कर रहे हैं, नाच रहे हैं, बट नहीं, ये नाच रहे हैं, लेकिन इनकी गुण की क्रिया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कर्मक क्रिया नहीं है, यह कर्मक क्रिया है, ये इनका नेचर ही है। इसलिए कोई जिस क्रिया का कर्म ना होकर कर्ता तक ही सीमित होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर संधि विच्छेद अनुचित क्या होगा। देखो रति प्लस रंश, रति है, ये देखो ये विसर्ग वाला शब्द आ गया ना, रति है, इसमें नाक का कोई हमारा यूज नहीं हो रहा ना, नाक की साउंड नहीं आ रही हमारी, तो ये सिंपल है, रति ही प्लस रंश, रति रंश। तो इसका ये गलत है। रति रंश को जब ब्रेक करते हैं रति प्लस रंश, सिंपल ब्रेक में ब्रेक होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट, जो कि मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। देखो थाली का बैंगन होना, इसका मतलब इन्होंने लिखा हुआ था सर्व सुलभ होना। अब इन्होंने 2-4 मुहावरे दिए, सही और गलत बताने थे, जो हमने गलत बताना था। तो थाली का बैंगन होना लिखा था सर्व सुलभ होना, जो कि गलत है, क्योंकि ये थाली का बैंगन मतलब अस्थिर विचार वाला। वह तो थाली का बैंगन है, जिधर फायदा देखता है उधर लुढ़क जाता है। इसका मतलब तो ये है, जो जहाँ का है वहीं लुढ़क जाना। तो ये हमने करे हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही हम बारी बारी एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।